Hello dear students, you are welcome in my YouTube channel Sita Group of Education. Today in this video I will teach you about prepositions. This video is for the students of class 9 and class 10. इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं. प्रीपोजिशन वर्ड टू वर्ड्स को कंबाइन करके बना हुआ है प्री प्लस पोजीशन, अर्थात प्री मीन्स होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति. तो जिस शब्द का यूज स्थिति के अकॉर्डिंग होता है, अगर स्थिति बदलती है तो प्रीपोजिशन चेंज होता है. जैसे कोई वस्तु मेज पर रखी हुई है और उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाए, उसको मेज के ऊपर से हटा करके और उसके नीचे रख दिया जाए तो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है. तो ऐसी कंडीशन में प्रीपोजिशन भी चेंज हो जाता है. जब कोई वस्तु मेज के ऊपर रखी हुई है तो ऐसी कंडीशन में ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है, और जब उस वस्तु को मेज के ऊपर से हटा करके और मेज के नीचे रख दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में अंडर का यूज करते हैं. तो इस प्रकार प्रीपोजिशन का शाब्दिक जो अर्थ होता है उसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि स्थिति के अनुसार प्रीपोजिशन का यूज होता है. वैसे तो इसकी डेफिनेशन आपको बताई जा चुकी है कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है और दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका रिलेशन शो करता है, उसके संबंध को दर्शाता है. प्रीपोजिशन इज द वर्ड which is used before any noun or pronoun and it shows its relation to other noun or pronoun. इस प्रकार से कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में आपको बताया जा चुका है और आज के इस वीडियो में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस और उनका करेक्ट यूज किस तरह से किया जाएगा इसके बारे में आज आपको समझना है. तो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लुक मेन वर्ब के विषय में, इसके बाद में यूज होने वाले प्रीपोजिशंस के बारे में बताऊंगा. देखिए, लुक का अर्थ होता है देखना और ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ने से बनता है, लुक्ड लुक्ड होता है. प्रत्येक मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ करके बन जाएगा और फोर्थ फॉर्म आईएनजी जोड़कर बनेगा और फिफ्थ फॉर्म हमेशा प्रत्येक मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस को जोड़ने से बनता है. तो लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग एंड लुक्स, इस प्रकार से ये लुक मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होंगे. तो जब तक स्थिति नहीं बदलती है तब तक मेन वर्ब के फॉर्म के चेंज होने से प्रीपोजिशन चेंज नहीं होता है. अगर सिचुएशन सेम है तो चाहे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, चाहे फोर्थ हो या फिफ्थ हो, प्रत्येक फॉर्म के बाद में प्रीपोजिशन वही यूज होगा जब तक स्थिति नहीं बदलेगी. इसको इस तरह से इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं. जैसे लुक का यूज किसी की तरफ देखने के अर्थ में किया गया है, तो चाहे आप ये कहें कि वह मेरी तरफ देख रहा था या उसने मेरी तरफ देखा या वह मेरी तरफ देखेगा, कुछ भी आप कहें, किसी भी टेंस में कहें, लेकिन अगर किसी की तरफ देखने के अर्थ में लुक का यूज किया जाएगा तो वो चाहे इसका फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म यूज किया गया हो या फोर्थ फॉर्म यूज किया गया हो या फिफ्थ फॉर्म यूज किया गया हो, प्रीपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है. तो आइए देखते हैं कौन कौन सी सिचुएशंस, कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं और किस कंडीशन में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है. लुक के बाद में इनटू का भी प्रयोग होता है, एट का यूज होता है, फॉर का यूज होता है एंड आफ्टर का यूज होता है. तो देखिए, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, प्लीज लुक माई मैटर पर्सनली. सेंटेंस आपका दिया हुआ है, प्लीज लुक माई मैटर पर्सनली. तो एक चीज को याद रखना है कि यदि लुक का यूज किसी मामले की जांच पड़ताल करने के अर्थ में किया गया है, किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के
उसकी जांच पड़ताल करने के अर्थ में लुक का यूज किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में लुक के बाद में इनटू का यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल में लुक का यूज इसी सेंस में हुआ है। इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज लुक माई मैटर पर्सनली। तो यहां पर ये देखिए मैटर वर्ड आया है और मैटर या केस में से यदि कोई वर्ड दिया है, लुक के बाद गैप हो और गैप के बाद में मैटर या केस वर्ड दिया हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस सेंटेंस में किसी मामले की जांच पड़ताल करने की बात कही जा रही है और ऐसी कंडीशन में लुक के बाद में इनटू का यूज किया जाएगा। तो ये इस तरह से बनेगा, प्लीज लुक इनटू माय मैटर पर्सनली। कृपया मेरे मामले को व्यक्तिगत रूप से देख लें, उसकी जांच पड़ताल कर लें। तो इस सेंस में आपको लुक के बाद इनटू का यूज करना है। इसको इस तरह से आसान तरीके से याद रखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में लुक के बाद या लुक मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म दिया हो, यदि उसके बाद में मैटर या केस में से कोई वर्ड दिया होता है, तो आपको उस गैप में लुक या लुक के किसी भी फॉर्म के बाद जो आपको प्रीपोजिशन फिल करना है वह इनटू फिल करना है। इसी तरह से अनदर एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है लुक द ब्लैक बोर्ड। अध्यापक स्टूडेंट से कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें। तो यहाँ पर किसी की तरफ देखने के संदर्भ में बात कही जा रही है। तो जब लुक का यूज करते हैं किसी की तरफ देखने के अर्थ में, तो ऐसी कंडीशन में लुक का कोई भी फॉर्म दिया हो मेन वर्ब का, उसके बाद हमेशा एट का यूज किया जाता है। तो दूसरा जो सेंटेंस है लुक द ब्लैक बोर्ड, तो इस सेंटेंस में एट का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लुक मेन वर्ब का यूज किया गया है ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने के अर्थ में। तो पहला आपको बताया गया, यदि किसी मामले की जांच पड़ताल करने के अर्थ में, सेंस में लुक या लुक के किसी भी फॉर्म का यूज किया गया हो, तो आपको इनटू का यूज करना है। और यदि लुक का यूज किसी की तरफ देखने के अर्थ में किया गया हो, तो एट का यूज करना है, जैसा कि दूसरे एग्जाम्पल में बताया गया कि लुक द ब्लैक बोर्ड, अर्थात ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। पहले वाले सेंटेंस में क्या बताया गया था कि मेरे मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच कर दीजिए। जांच पड़ताल करने के अर्थ में लुक के बाद इनटू का यूज करते हैं और किसी की तरफ देखने के अर्थ में लुक के बाद एट का यूज करते हैं। यहाँ पर इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि यदि सिचुएशन नहीं बदलेगी तो मेन वर्ब के फॉर्म को बदलने से प्रीपोजिशन चेंज नहीं होगा। वो चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, या थर्ड फॉर्म हो, या फोर्थ फॉर्म हो, या फिफ्थ फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म मेन वर्ब का दिया हो, सिचुएशन पर डिपेंड करता है प्रीपोजिशन का यूज। इसी तरह से अगला सेंटेंस है आ हंग्री लायन वाज लुकिंग, गैप दिया हुआ है, आफ्टर दैट दिया है फूड। तो जब लुक का यूज करते हैं किसी चीज की खोज करने के अर्थ में, किसी चीज की तलाश करने के अर्थ में, सर्च करने के अर्थ में, तो ऐसी कंडीशन में आफ्टर लुक, आर लुकिंग, आर लुक्ड फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जैसा कि इस सेंटेंस में दिखाया गया है। आ हंग्री लायन, एक भूखा शेर, वाज लुकिंग, फिर गैप है फूड। तो यहाँ पर भूखा शेर तलाश कर रहा था, सर्च कर रहा था, खोज रहा था। क्या खोज रहा था? अपना भोजन खोज रहा था, कहाँ पर उसको खाने के लिए क्या मिलेगा, उसकी तलाश कर रहा था। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर लुक नहीं आया है, लुकिंग आया हुआ है। लुक का फोर्थ फॉर्म दिया हुआ है, इसके बाद आपको फॉर का यूज करना है। यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन भर दिया जाएगा। चूंकि सेंस में लुक का यूज किया गया है किसी चीज की तलाश करने के सेंस में, इस कारण से यहाँ पर लुक के बाद फॉर का यूज करेंगे। तो इनटू का यूज हो गया, एट का यूज हो गया, फॉर का यूज हो गया। अब प्रीपोजिशन शेष बचता है आपका आफ्टर।
आफ्टर का यूज किस कंडीशन में लुक के बाद या लुक के किसी भी फॉर्म के बाद होता है? देखिए, जब किसी की देखभाल करने के अर्थ में, किसी की केयर करने के अर्थ में लुक का यूज किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में लुक के बाद में या इसके किसी भी फॉर्म के बाद में आफ्टर का यूज होता है, जैसा कि सेंटेंस में दिखाया गया है, शी लुक्स और फिर लिखा हुआ है पेरेंट्स। वह अपने माता पिता की देखभाल करती है। यहाँ पर यह सेंस निकलेगा कि वह अपने माता पिता की केयर करती है, देखभाल करती है। इस कारण से लुक्स के बाद यहाँ पर आफ्टर का यूज करेंगे। शी लुक्स आफ्टर, यहाँ हो जाएगा हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की देखभाल करती है। इस तरह से आपको लुक के बाद में कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं, उनकी क्या सिचुएशन होती है, क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में बताया गया है। अब आपको देखना है दूसरी मेन वर्ब कौन सी आती है, डाई। अब आपको दूसरी मेन वर्ब डाई के बाद में समझना है कौन कौन से प्रीपोजिशंस किस किस कंडीशन में यूज होते हैं। डाई मीन्स मरना होता है, यह भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म डाइड डाइड होता है। और जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि फोर्थ फॉर्म प्रत्येक मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ने से बनता है, और फिफ्थ फॉर्म प्रत्येक मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस को कंबाइन करने से बनता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसका चौथा रूप डाइंग हो जाएगा और जो पांचवा रूप है वो डाइज हो जाएगा। तो जब आई होता है किसी मेन वर्ब के लास्ट में, तो आईएनजी जोड़ते समय उस आई को वाई में पहले बदला जाता है, इसके बाद आईएनजी जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा डी वाई आई एन जी, डाइंग। ये फोर्थ फॉर्म इसका बनेगा। तो देखिए इसके बाद में कौन कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं। ऑफ आता है, इन आता है, ऑन आता है और एट आता है। ये इतने प्रीपोजिशंस इसके बाद में यूज होते हैं। अब आपको उन स्थितियों को, उन सिचुएशंस को, उन कंडीशंस को समझना है कि कब डाई के बाद ऑफ का यूज होगा और किस कंडीशन में इन का यूज होगा, किस कंडीशन में ऑन का यूज होगा और किस कंडीशन में एट का यूज होगा। तो देखिए, जब कोई किसी बीमारी से मरता है, तो बीमारी से जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो ऐसी कंडीशन में डाई के बाद ऑफ का यूज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है हिज फादर डाइड और फिर दिया हुआ है कैंसर, तो ये कैंसर डिजीज का नाम है, ये बीमारी है, इसलिए यहाँ पर आप डाई के बाद क्या भरेंगे, ऑफ। ये डाइड फॉर्म दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म। मैंने पहले ही बताया है कि फॉर्म के चेंज होने से प्रीपोजिशन नहीं चेंज होगा जब तक सिचुएशन नहीं बदलेगी। तो हिज फादर डाइड कैंसर, उसके पिता की मृत्यु कैंसर से होती है, कैंसर से उसके पिता मरे, इसलिए यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। अब देखना है कि इन का प्रयोग कब होता है। तो जब कोई किसी दुर्घटना में मरता है, तो दुर्घटना के कारण से मृत्यु होने पर इन का प्रयोग होगा, या कोई ईयर दिया हो, किसी सन में किसी की डेथ हुई है, या कोई प्लेस दिया हो, किसी गांव में, शहर में, हॉस्पिटल में, किसी प्लेस को इंडिकेट किया गया हो कि इस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई, तो इन कंडीशंस में डाई या डाई के किसी भी फॉर्म के बाद में इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसा कि दूसरे एग्जाम्पल में बताया गया, शी डाइड, फिर लिखा हुआ है इन एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। एन एक्सीडेंट आया हुआ है एक दुर्घटना में। इसी तरह से कॉमा लगा के आगे लिखा हुआ है ईयर दिया होता, अगर कोई ईयर दिया होता तब भी क्या भरते, इन भरते। या कोई प्लेस दिया होता, ऐसे लिखा होता है लखनऊ लिखा होता, कानपुर लिखा होता, आगरा लिखा होता, तो ऐसी कंडीशन में भी डाई के बाद में किसका यूज किया जाता, इन का प्रयोग किया जाता। तो ये लिखा हुआ है शी डाइड और फिर है एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर इन भर देंगे। अगर ये लिखा होता यहाँ पर ईयर दिया होता 2018 लिखा होता, तब भी 2018 से पहले भी किसका यूज करते, इनका। अगर यहाँ पर लिखा होता आगरा,
तो आगरा से पहले भी किसका यूज करते, इनका। इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होती है तब भी इनका प्रयोग होगा। कोई वर्ष दिया हुआ है या कोई प्लेस दिया है तो ऐसी कंडीशन में भी डाई या डाई के किसी भी फॉर्म के बाद में इनका यूज करते हैं। तो आफ का प्रयोग और इनका प्रयोग दो के बारे में आपको बताया गया। इसके बाद अब देखना है आन का यूज कब होता है, कहां पर। तो आन का प्रयोग तब करते हैं जब डाई के बाद स्पॉट वर्ड दिया हो। जैसे कहा जाता है कि ऑन स्पॉट, किसी की डेथ ऑन स्पॉट हो गई। ऑन स्पॉट का मतलब किसी से मुठभेड़ होती है, एक्सीडेंट होता है और उसमें से एक व्यक्ति उसी स्थान पर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ऑन स्पॉट, स्पॉट वर्ड से पहले ऑन का यूज करते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई डे या डेट दिया होता है, जैसे लिखा हुआ है मंडे, तो किसी की डेथ किसी सर्टेन डे में या सर्टेन डेट में होती है, तो इन सच कंडीशन आफ्टर डाई और डाई के किसी भी फॉर्म के बाद में ऑन का यूज करते हैं। तो स्पॉट वर्ड दिया हो या कोई डे हो या कोई डेट हो, इस बात को ध्यान रखना है कि स्पॉट वर्ड कोई डे या डेट दिया होगा तो डाई या डाई के किसी भी फॉर्म के बाद में ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं ऐट की। ऐट का यूज किस कंडीशन में होगा, तो जब यहाँ पर डाई के बाद कोई टाइम दिया होगा, सपोज दैट किसी की डेथ होती है, लिखा हुआ है 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सिक्स ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो ये समय दिया हुआ है कि उसकी डेथ किस समय होती है। तो ऐसी कंडीशन में ऐट का यूज करते हैं। तो इस तरह से डाई के बाद मैंने आपको बताया कि बीमारी से मरने पर आफ का यूज होगा। किसी दुर्घटना में या किसी ईयर कोई प्लेस दिया हो तो इनका यूज करेंगे। स्पॉट वर्ड दिया होगा या डे या डेट होगा तो ऑन का यूज करेंगे, और यदि टाइम दिया होगा तो ऐट का यूज करेंगे। आफ्टर दैट अगली वर्ब लेते हैं, जो वर्ब भी है और नाउन भी है, केयर। केयर का यूज जो होता है ये वर्ब के रूप में भी होता है और इसका यूज नाउन के रूप में भी होता है। जब केयर का यूज नाउन के रूप में होता है तो इसके बाद में आफ का यूज होता है, और जब केयर का यूज वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद में फॉर का यूज होता है। अब आपको इस डिफरेंस को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, समझना है कि किस कंडीशन में केयर का यूज एज ए वर्ब होगा और किस कंडीशन में केयर का यूज एज ए नाउन होगा। देखिए, जब केयर से पहले टेक का कोई फॉर्म दिया होगा तो टेक के बाद जब केयर वर्ड आता है तो एज ए नाउन होता है, और जब टेक के बाद नहीं आता है, उसके पहले टेक का कोई फॉर्म नहीं दिया होता है टेक मेन वर्ब का, तो वहाँ पर केयर ही एज ए वर्ब होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है यू मस्ट टेक केयर। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, केयर से पहले टेक मेन वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर केयर का यूज किया गया है एज ए नाउन। तो एज ए नाउन है, इसलिए इसके बाद में किसका यूज ऊपर लिखा हुआ है नाउन के रूप में होगा तो आफ का प्रयोग करेंगे, और वर्ब के रूप में केयर का यूज होगा तो फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आफ भर देंगे, क्योंकि यहाँ पर केयर जो यूज किया गया वो किस रूप में यूज किया गया है, नाउन के रूप में। इसमें मेन वर्ब के रूप में टेक का यूज किया गया है। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है वी मस्ट केयर आवर चिल्ड्रन। इसमें देखिए, केयर वर्ड से पहले टेक का कोई भी फॉर्म नहीं दिया है, इसलिए इस सेंटेंस में केयर ही एज ए मेन वर्ब है। इसलिए जब एज ए मेन वर्ब केयर है तो वर्ब के रूप में जब केयर का यूज होगा तो इसके बाद में फॉर का यूज करेंगे। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि केयर का यूज किसी सेंटेंस में नाउन के रूप में हुआ है या वर्ब के रूप में हुआ है।
अगर नाउन के रूप में यूज हुआ है तो उसके बाद ऑफ का यूज करना है, वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो उसके बाद में फॉर का यूज करना है। नाउन के रूप में केयर का यूज तब होता है जब उसके पहले टेक का कोई फॉर्म दिया होता है। अगर टेक का कोई फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो केयर वहाँ पर एज ए मेन वर्ब होगी, और अगर टेक के बाद केयर वर्ड आता है, टेक के किसी भी फॉर्म के बाद आता है, तो वहाँ पर केयर जो होता है वो एज ए नाउन होता है। तो नाउन के रूप में ऑफ और वर्ब के रूप में फॉर का यूज करना है। इसी तरह से अगला वर्ड ले रहे हैं चार्ज, और चार्ज जो होता है, चार्ज का अर्थ होता है दोष और दोष देना। ये भी एज ए वर्ब और एज नाउन यूज होता है। तो जब इसका यूज वर्ब के रूप में होता है तो ये लिखा हुआ है इसके साथ में विद प्रीपोजिशन आता है, और जब नाउन के रूप में इसका यूज होता है तो ऑफ प्रीपोजिशन आता है। तो वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में इसको इन एग्जाम्पल से समझना है। जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है ही वाज चार्ज्ड, उस पर दोषारोपण किया गया। किस चीज का दोषारोपण किया गया? थेफ्ट, चोरी करने का, चोरी का उस पर इल्जाम लगाया गया, दोष लगाया गया। तो यहाँ पर जो चार्ज्ड है ये एज ए मेन वर्ब है, यहाँ पर एज ए मेन वर्ब है चार्ज्ड, और ये वाज के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। यदि वाज या वर के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है तो वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होता है। तो ही वाज चार्ज्ड, यहाँ पर चार्ज्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसके बाद में यूज करेंगे विद का, इसके साथ में विद का यूज होगा। और दूसरा जो सेंटेंस लिखा है उसमें है द थीफ वाज सेंट टू प्रिजन फॉर द चार्ज, चोर को जेल भेजा गया फॉर द चार्ज, उसके ऊपर कौन सा दोष था? मर्डर, कत्ल करने का, हत्या करने का उसके ऊपर चार्ज लगाया गया था। यहां पर जो चार्ज है ये एज ए नाउन है, यहां पर चार्ज वर्ड जो यूज किया गया है उसका यूज एज ए नाउन किया गया है, इसलिए यहां पर चार्ज के बाद में यूज करेंगे किसका? ऑफ प्रीपोजिशन का। तो इस तरह से ये आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस और उनके यूजेस के बारे में बताया गया है। इनको बहुत ही गहनता के साथ में अध्ययन करना है, और इनमें से कई ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, और आगामी परीक्षा में भी जो होम एग्जामिनेशंस होंगे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, उसमें भी इनमें से कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थैंक्स।